वीडियो के लास्ट पार्ट में आपका स्वागत है। आधारणीय वेग जो हमने अभी पढ़े हैं उनमें से 7 के बारे में हमने अभी आपको पिछले 2 वीडियो में आपको बताया। अपान वायु, मल, मूत्र, छींक, प्यास, भूख और निद्रा, इनके बारे में हमने पिछले 2 वीडियो में पढ़ लिया। अब हम बाकी के जो आधारणीय वेग हैं उसके बारे में आपसे बात करेंगे। प्लीज वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आज के वीडियो में हम शुक्र का वेग धारण करने से, यानी कि जबरदस्ती सेक्सुअल डिजायर को रोकने से कौन सी व्याधियां उत्पन्न हो सकती हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। अब आता है इसके बाद इम्पोर्टेंट है खांसी के वेग को रोकने से। यदि आपको लंबे समय तक खांसी है और आप उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं करवा रहे हो और खांसी को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हो, ठीक है, थोड़ी सी खांसी आई, आपने थोड़ा पानी पी लिया, गले को दबा लिया कि नहीं करके आपने छोड़ दिया, ठीक है अब नहीं करना, या आप मुंह में लौंग डाल ली, इलायची डाल ली, अदरक चूसते रहे। इस तरीके से जब आप होम रेमेडीज, क्योंकि खांसी को तो हम रोक नहीं सकते, आ रही है तो वो आ रही है, लेकिन हम उसको दबाने का प्रयास जरूर करते हैं। जब आप लंबे समय तक अपनी खांसी को इग्नोर करते हो तो उससे आपको हार्ट के प्रॉब्लम, लंग्स के प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है। अब ये बिल्कुल मॉडर्न में भी प्रूफ हो चुका है। 14 दिन से ज्यादा की खांसी होती है तो लोगों को बोल दिया जाता है कि भाई आपको टीबी की बीमारी हो सकती है। हार्ट डिसऑर्डर का एक बहुत बड़ा रीजन भी होता है कि लंबे समय तक का क्रोनिक कफ होना। कफ जो होता है गले की वजह से होता है, और हमारे गले में होते हैं मेनली टॉन्सिल्स, और टॉन्सिल्स को गार्ड ऑफ हार्ट बोला जाता है। यानी कि जिन लोगों को टॉन्सिलाइटिस ज्यादा होता है उनको बाद में फ्यूचर में हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है, यानी कि ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अगर आपके टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन है तो ये इन्फेक्शन यदि आप प्रॉपर समय पे ट्रीटमेंट नहीं कराते हो तो आपको फ्यूचर में जाके हार्ट के डिसऑर्डर हो सकते हैं, यानी कि हार्ट के अंदर इन्फेक्शन हो जाना, मायोकार्डियम जो होती है, एपिकार्डियम जो होती है, इसमें स्वेलिंग का आ जाना, लंग्स का फूल जाना, हार्ट का फूल जाना, उनके अंदर पानी भर जाना, पस भर जाना, इस प्रकार की प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। तो इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर में आयुर्वेद और एलोपैथी लगभग सेम है, ठीक है। खांसी के बाद इंपॉर्टेंट आता है श्रम जनित श्वास। श्रम जनित श्वास का मतलब है कि जब आप बहुत ज्यादा थक जाते हो, ठीक है, अगर आपने अपनी क्षमता से ज्यादा काम किया है, आपकी सांस बहुत तेज चल रही है, आयुर्वेद उस मामले में कहता है कि भाई एक काम करने के बाद थोड़ी देर विश्राम करो, आराम कर लो। लेकिन कई लोग ऐसा नहीं करते। हम लोगों को वो रहता है ना, हमारे यहाँ आराम करने को बहुत ही गलत बताया जाता है कि यार नहीं करना, ठीक है, क्या आराम कर रहे हो, क्या बिस्तर पे लेटे हुए हो, अभी थोड़ा सा काम किया और थक गए। लोग इसको इतना ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करते। आयुर्वेद इस मामले में कहता है कि आपने यदि एक बार कुछ भी काम किया है, आपकी सांस तेज चल रही है, तो प्लीज अगले काम को करने से पहले थोड़ी देर आराम करिए, विश्राम करिए, अपनी लंग्स का, अपनी रेस्पिरेशन की जो गति है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते, आप लगातार काम करते जाते हो तो आपको एक्सर्शन हो जाता है, थकावट हो जाती है, और उसकी वजह से आपको बहुत सारे रोग उत्पन्न हो सकते हैं। एक्सर्शन ज्यादा करने की वजह से हृदय रोग उत्पन्न होता है, वो सभी को पता है। एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आयुर्वेद बोलता है कि आपको गुल्म रोग हो सकता है। गुल्म का मतलब होता है पेट के अंदर वायु का गोला घूमना। ये बहुत सारी औरतों में, आदमियों में प्रॉब्लम होती है। वो अक्सर ये बोलते हैं कि पेट के अंदर ऐसा लगता है कि कोई गोला घूम रहा है। ये एलोपैथी में बहुत ज्यादा बड़ी डिसीज नहीं है, पर ये जनरली अगर आप अपने 50 लोगों से, आसपास के लोगों से पूछोगे तो 50 में से 25 लोग आपको ये चीज बोलेंगे कि यार ऐसा होता है। पेट के अंदर ऐसा लगता है कि आते घूम रही हैं, आते चल रही हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रही है। इस तरीके से जब कंडीशन डेवलप होती है तो उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है कि आप श्रम जनित श्वास को रोकते हैं, यानी कि आप अपनी बॉडी में क्षमता से ज्यादा व्यायाम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपकी बॉडी एक्सर्शन में है अभी। ये बहुत ही क्लासिकल सिम्टम है आयुर्वेद के हिसाब से। इसके ट्रीटमेंट में भी हमेशा यही बोला जाता है कि भाई थोड़ा विश्राम करो, अच्छा खाना खाओ, अच्छे से पानी पियो और थोड़ी देर विश्राम करो। ट्रीटमेंट इसका यही होता है, ठीक है। तो इसके बारे में ध्यान दीजिए। यदि आपके घर में आपकी दादी, नानी, फीमेल्स या घर में और भी जो महिलाएं हैं, क्योंकि महिलाओं को अक्सर होता है, क्योंकि महिलाएं क्या करती है, एक बार सुबह बिस्तर से उठी तो पूरे दिन उनका काम चलते ही रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली हाउसवाइफ है, तो हाउसवाइफ में काम की कोई कमी होती नहीं है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, कंटिन्यूअस काम होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अपने खाने पीने का ध्यान नहीं होता, आराम का ध्यान नहीं होता है और एक्सर्शन ज्यादा हो जाता है। इसके बाद आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के समय में, आंसुओं के वेग को रोकना। रोना तो हमारे समाज में क्या लड़कियों की तरह रोते हो,
आपने कहावत सुनी होगी ना, हर दूसरा व्यक्ति एक दूसरे को चिढ़ाता है। लड़कियों के लिए तो रोना बोल दिया गया कि भाई लड़कियां रो लेती हैं, जेंट्स के लिए रोना हमारे समाज में बिल्कुल थू-थू वाली बात कर रखी है, जबकि आंसू आना एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग का नेचर है। और सिर्फ ह्यूमन बीइंग का नहीं, इवन एनिमल्स भी रोते हैं, क्राई करते हैं, ये नॉर्मल चीजें होती है। जब आपके मन में किसी प्रकार का कोई आवेश होता है, वो अपने बॉडी से निकलना चाहता है, तो उसका एक माध्यम है रोना। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ रोना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, अक्सर लोगों के साथ होता है ना, जैसे ही कोई रोता है तो उसको चुप कराने लग जाते हैं कि भाई चुप हो जा, सांत्वना देते हैं। सांत्वना दो, लेकिन उसको रोने से मना मत करो, उसको रोने दो। एक बार व्यक्ति खुल के रो लेगा तो मन के बहुत सारे आवेश कम हो जाते हैं। लेकिन चूंकि दुर्भाग्य से हमारे समाज में आजकल ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, लोगों ने बिल्कुल ही इसको बंद कर दिया है। लोग रोते नहीं है, अपने इमोशंस को दबाते हैं, अंदर ही अंदर बहुत कुछ गुबार भरा हुआ रहता है उनके। ऐसी कंडीशन में आपको ब्रेन डिसऑर्डर हो सकते हैं। आयुर्वेद बिल्कुल, जो अभी हम साइकोथेरेपी में स्टडी करते हैं ना, आयुर्वेद ने बहुत पहले बता दिया, बहुत हजारों साल पहले बता दिया कि भाई रो लो। मेरे से एक जन ने किसी ने बोला था कि पुराने समय में जब किसी की मौत हो जाती थी, और अभी भी होता है, 13-14 दिन तक रोया जाता था और जबरदस्ती लोग रोते थे। मैं जब पढ़ा नहीं था मैंने आयुर्वेद, तो मुझे बड़ी हंसी आती थी कि यार ये कैसा एक्टिंग करके रोते हैं, है ना। जैसे किसी के घर में डेथ हो जाती है तो आपने अक्सर देखा होगा कि दूर से महिलाएं चली आ रही हैं, तो पहले तो नॉर्मल चली आ रही हैं, जैसे ही वो घर के दरवाजे के पास पहुंची, उन्होंने ऐसे घूंघट खींचा, मुंह दबाया और एक्टिंग करके रोना उनका चालू हुआ। बड़ी हंसी आती थी कि यार ये क्या नौटंकी हो रही है। आयुर्वेद पढ़ने के बाद ये चीज समझ में आई कि वो महिलाएं तो एक्टिंग करके रोती हैं, लेकिन उनकी वजह से जो घर परिवार के जो वास्तव में जुड़े हुए लोग हैं, जो उस इंसान की माता, बहनें, भाई, बच्चे, जो भी उस परिवार के वास्तविक लोग हैं, उनका एक्टिंग वाला रोना देख के उनका असलियत का रोना निकल जाता है और वो रो लेते हैं। किसी घर में मृत्यु के बाद 12, 13, 14 दिन तक जब वो लगातार रोते हैं तो उनके मन का गुबार शांत हो जाता है, वो हराम हो जाता है। जो लोग व्यक्ति उस समय पर बहुत ही ढाढ़स के साथ बंधे रहते हैं, रोते नहीं है, अपने मन का गुबार नहीं निकालते, अपने मन में जो शोक है उसको बाहर नहीं निकालते, उनको बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। यदि हमारे समाज में पुराने समय पे कुछ व्यवस्थाएं बनाई गई थी तो हमेशा उनके पीछे कुछ ना कुछ बड़ा ही इंटरेस्टिंग साइंटिफिक रीजन होता था, जिसको हम लोग समझ नहीं पाते, तो जिसका हंसी उड़ाते हैं। लड़की की विदाई के समय रोना, कई लोग बोलते हैं ना कि रोना नहीं आ रहा, लेकिन वो एक्टिंग का रोना देख के आसपास के जो लोग हैं, जो उस लड़की को वास्तव में जानते भी नहीं थे, उनका भी रोना देख के वो लड़की का, माँ बाप का एक अंदर का जो गुबार है वो निकल जाता है, तो बाद में मन बड़ा शांत हो जाता है। तो भाई यदि आपको किसी कारण से, यदि आपका ब्रेकअप हो गया है, यदि आपको किसी लड़के ने डंप कर दिया, लड़की ने डंप कर दिया, यदि आपको एग्जाम में आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, आपके साथ लाइफ में कुछ भी हो गया है, तो भाई रो लो। रोना बहुत अच्छी चीज़ है, ये आपके इमोशंस को बाहर निकाल देता है। यदि इस तरीके से आप अपने इमोशंस को निकाल देते हो तो आपकी लाइफ सेट है। लेकिन यदि आप इमोशंस को नहीं निकाल पाते, आपके अंदर इमोशंस का एक गुबार भरा हुआ रहता है, तो आपको फ्यूचर में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम डेवलप हो सकती हैं। आयुर्वेद में साफ साफ लिखा गया है कि यदि आप इस तरीके से नहीं रोते हो और अपने आंसुओं, उपस्थित हुए आंसुओं के वेग को रोकते हो, तो उससे आपको पीनस यानी कि लंग्स डिसऑर्डर, अक्षी रोग, आंखों से संबंधित व्याधियां, शिरो रोग यानी कि मेंटल जितने भी डिसऑर्डर होते हैं, चाहे वो डिप्रेशन है, चाहे एंग्जाइटी है, फियर है, ये सारे जो मेंटल डिसऑर्डर होते हैं जिनके लिए साइकोथेरेपी की जरूरत पड़ती है, वो हो सकते हैं। इमोशनल डिसऑर्डर हैं, वो हो सकते हैं। हृदय रोग, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम का होना, मन्या स्तंभ, सर्वाइकल पेन का होना, अरुचि, एनोरेक्सिया का होना, भ्रम का होना, भ्रम, कंफ्यूजन, साइजोफ्रेनिया, वर्तमान समय में जिसको एक बड़ा सा नाम दे दिया गया है साइजोफ्रेनिया, इतनी सिंपल छोटी चीजों के कारण होता है। और गुल्म का हो जाना, पेट के अंदर वायु का भर जाना, ये सारे बड़े बड़े रोग सिर्फ इतने से रीजन की वजह से होते हैं कि आप अपने इमोशन को बाहर नहीं निकालते। तो यदि आपके आंसुओं का वेग आ रहा है, यदि लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, तो रो लो। और यदि आप एक अच्छे दोस्त हो और आपके सामने कोई व्यक्ति रो रहा है, तो उसका साथ दो, लेकिन उसको रोने से मना मत करो। उसका वेग जो है उसको निकल जाने दो। एक बार इमोशन बाहर निकल जाएंगे तो व्यक्ति क्लियरली सारी चीजें देख पाएगा, समझ पाएगा। इसके बाद लास्ट आता है वमन का वेग रोकने से। वमन का वेग रोकने से आप थोड़ा सा इसको समझ लो, क्योंकि वॉमिट जब आती है, ये आजकल के समय का एक मेन रोग है। हमारे यहाँ वॉमिट अच्छी नहीं मानी जाती और एलोपैथी ने बहुत अच्छी मेडिसिन डेवलप कर दी है, एंटी वॉमिटिंग।
यानी कि जब भी वॉमिट का वेग आ रहा है, आपने एक इंजेक्शन लगाया, मार्केट में अवेलेबल होता है, वॉमिकाइंड इंजेक्शन आते हैं और भी इंजेक्शन आते हैं, आपने इंजेक्शन लगाया है, टैबलेट दी, आपकी उल्टी बंद। अब उल्टी का जो वेग है उसको समझो। उल्टी आपके बॉडी में इसीलिए आती है, ये बॉडी का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। जैसे ही स्टमक के अंदर प्रेशर ज्यादा हुआ, इतना ज्यादा प्रेशर हुआ कि वो उद्गार, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, दूसरे वीडियो में बताया था, उद्गार के कारण नहीं निकल सकता, तो बॉडी उस पूरे प्रेशर को रिलीज करने के लिए स्टमक को इम्पिटी करने का काम करती है, यानी कि बाहर निकाल देना चाहती है। ये बॉडी का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। लेकिन यदि आपको इस तरीके का वेग उत्पन्न हो रहा है और आप इसको रोक लेते हो, ज्यादातर रोक लेते हैं, उल्टी कोई नहीं करना चाहता, उल्टी का नाम सुन के लोगों को उल्टी आती है और लोग पहले ही उसको रोकने के लिए काम कर लेते हैं। ऐसा मत करिए। यदि आपको उल्टी का वेग आ रहा है, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके वायु ऊपर आ रही है, आपको उद्गार आ रहे हैं, मुंह के अंदर खट्टी डकारें आ रही हैं, खाना आपको ऐसा लग रहा है कि गले में आ रहा है, तो प्लीज आप वॉमिट कर लीजिए। यदि इस तरीके से आप वॉमिट नहीं करते हो और पेट के अंदर प्रेशर बना रहता है, जो टॉक्सिक है, जो गंदगी है, जिसको बॉडी बाहर निकालना चाहती थी लेकिन आपने जबरदस्ती रोक दिया, तो ये जो टॉक्सिक है ये आपकी बॉडी में बहुत सारे डिसऑर्डर पैदा करते हैं। यदि आप वमन का वेग रोकते हो तो उससे आपको विसर्प रोग उत्पन्न हो सकता है। विसर्प एक बड़ा ही अच्छा रोग होता है, इसमें पूरे शरीर के ऊपर छोटी छोटी सी फुंसियां डेवलप हो जाती है। ठीक है, बॉडी में एक रिएक्शन होता है, पूरी बॉडी में आपको स्किन इन्फेक्शन हो जाता है और इस प्रॉब्लम के लिए लोग जाते हैं किसके पास? डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। वो स्किन का ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम का जो मेन रीजन है वो स्टमक से है कि भाई स्टमक के अंदर टॉक्सिक थे, वो टॉक्सिक एब्जॉर्ब हो गए तो पूरे स्किन पर रिएक्शन आ गया। इसके बाद कुष्ठ रोग हो सकता है, यानी कि स्किन डिसऑर्डर। विसर्प भी एक प्रकार का स्किन डिसऑर्डर है। कुष्ठ में 21 प्रकार के, आयुर्वेद में कुष्ठ का वर्णन है, इन सारे 20 प्रकार के कुष्ठ का वर्णन है। इन सारे कुष्ठ में सभी प्रकार के स्किन डिसऑर्डर आते हैं। तो इस तरीके से यदि आपके टॉक्सिक स्टमक के अंदर रहेंगे तो ये आपको सभी प्रकार के स्किन डिसऑर्डर पैदा करेंगे। आंखों में खुजली होना, ये भी एक तरीके का स्किन डिसऑर्डर है, जो आंखों में आपकी पलकों में या फिर पलकों के आसपास का एरिया है, यहाँ पर छोटी छोटी सी फुंसियां डेवलप हो रही हैं जिनके अंदर पस है, उसको बोलते हैं ना, गुहेरी बोलते हैं हिंदी भाषा में। ये सारे जो स्किन डिसऑर्डर हैं अलग अलग प्रकार के, वो स्किन डिसऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कांस और श्वास का होना, ज्वर का होना, व्यंग रोग का होना, यानी कि झाइयां पड़ना। यदि आपको लगता है आपकी स्किन ग्लो नहीं कर रही है, स्किन में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसका भी एक बहुत बड़ा, जी मिचलाना, ठीक है, इस प्रकार की प्रॉब्लम होना। व्यंग रोग का होना, व्यंग का मतलब होता है झाइयां। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी स्किन आपकी एज के अकॉर्डिंग प्रॉपर ग्लो नहीं कर रही है, आपकी स्किन पे डार्क सर्कल आ रहे हैं, झाइयां आ गई हैं, इस प्रकार की प्रॉब्लम डेवलप हो रही है बिना कारण के, आपको एक्ने ज्यादा हो रहे हैं, तो इसका बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि आपके पेट के अंदर बहुत सारी गंदगी भरी हुई है, बॉडी उसको निकालना चाहती थी, आपको हर दूसरे दिन उल्टी करने की इच्छा होती है, लेकिन आप उसको प्रॉपर दवाइयां खा के उसको रोकने का काम कर रहे हो, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हो, तो उसकी वजह से आपको ये सारे रोग डेवलप हो सकते हैं। अब आता है लास्ट में, जिसके बारे में आप लोग वेट कर रहे थे, कि शुक्र का वेग को रोकने से। इसको थोड़ा सा पहले समझ लो कि भाई शुक्र का वेग क्या है। जबरदस्ती सेक्स करना, जरूरत से ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी करना, जरूरत से ज्यादा मस्टरबेशन करना। याद रखना, शुक्र के वेग में सेक्स, मस्टरबेशन, सेक्सुअल डिजायर, ये सारी की सारी आ रही हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलरली सेक्स वाली जो एक्टिविटी है हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे। सेक्स का जब बॉडी के अंदर अर्ज आ जाए, हार्मोन्स डेवलप हो जाए बॉडी के अंदर, आपको लगे कि अब आपको सेक्सुअल एक्टिविटी की एक अर्ज डेवलप हो रही है, आपकी हार्ट बीट बढ़ गई है, आपके रेस्पिरेशन बढ़ गए, आपके पेनिस में एक्साइटमेंट आ गया, यदि आप फीमेल हैं और आपकी वेजाइना में एक्साइटमेंट आ चुका है, आपकी वेजाइना मॉइस्ट होना चालू हो गई है, उसके बाद जाकर आप सेक्सुअल एक्टिविटी को नहीं करते हो, तो ऐसी कंडीशन, जब आप किसी कारण से, खासतौर से सोशल कारण होते हैं और दूसरा फियर होता है, ये दो इंपॉर्टेंट रीजन होते हैं। सोशल कारण नहीं कर सकते क्योंकि हमारे यहाँ सेक्सुअल एक्टिविटी समाज में ओपनली अवेलेबल नहीं है, या बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है समाज के, यदि वो कारण है, और उसके अलावा एक धार्मिक कारण होता है। ऐसी कंडीशन में आपको बहुत सारे सेक्सुअल डिसऑर्डर डेवलप होते हैं। अब यहाँ मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि आयुर्वेद ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप पागलों की तरह आप सेक्स करो, बिल्कुल नहीं कहता, लेकिन आयुर्वेद ये भी नहीं कहता कि आप बिल्कुल सेक्स मत करो, आप जबरदस्ती अपने शरीर का दमन करो। आयुर्वेद एक चिकित्सा सिद्धांत है और हमारी बॉडी के अंदर जो कुछ भी है उसका एक इम्पॉर्टेंट रीजन है। यदि भगवान ने हमारे शरीर में सेक्सुअल डिजायर बनाई है तो उसका कुछ कारण है।
वो इम्पोर्टेंट है, वो गंदगी नहीं है। लेकिन चूंकि हमारे आसपास के जो धर्म गुरु हैं, हमारा समाज है, वो हमें इतना नेगेटिव सिखाता है इस मामले में कि हम कंप्लीटली लॉस्ट हो जाते हैं। हम अपने बॉडी के इमोशंस को समझ नहीं पाते, और जब समझ नहीं पाते, नेचुरल चीज़ है, समझ नहीं पाओगे, प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होगा, तो फिर तूफान निकल के आता है। और फिर तूफान निकल के आता है तो इंसान या तो मस्टरबेशन के एडिक्शन में पहुंच जाता है, अदरवाइज रेप के एडिक्शन में पहुंच जाता है, या फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट चालू हो जाता है। इस तरीके की गलत एक्टिविटी चालू हो जाती है। तो आपकी बॉडी में यदि सेक्सुअल डिजायर है, उसको समझो, उसको रेगुलेट करो, और उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली अपने लाइफ के जो भी आपके डिसीजन है उसको फॉलो करो। यदि आप अपनी बॉडी का दमन करते हो, सेक्सुअल डिजायर आ रही हैं, लेकिन जबरदस्ती आप झूठा ब्रह्मचर्य, इसको झूठा ब्रह्मचर्य बोला गया है, मन में तो सेक्स आ चुका है लेकिन आप ऊपर से ब्रह्मचारी बने हुए हो, जबरदस्ती के ब्रह्मचारी बने हुए हो, तो इससे बहुत अलग अलग प्रकार के रोग हो सकते हैं, जिसमें आता है वृषण और उसके आसपास के एरिया में दर्द का होना। टेस्टिस से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उसका बहुत बड़ा रीजन ये होता है। मेरे पास कई अलग अलग वीडियोस में कमेंट हैं कि टेस्टिस में पेन हो रहा है, टेस्टिस में स्वेलिंग आ रही है। उसका बहुत बड़ा रीजन ये होता है कि आपकी सेक्सुअल डिजायर कंप्लीटली फुलफिल नहीं है, और कंप्लीटली फुलफिल नहीं होने का कारण हमेशा सोशल होता है कि आपने वो एक्टिविटी तो कर ली, आपने पेनिस और वेजाइना की जो एक्टिविटी होनी चाहिए थी, जो मस्टरबेशन की एक्टिविटी होनी चाहिए थी, वो तो कर ली, लेकिन उससे जो आपके शरीर में, मन में जो पूरी संतुष्टि आनी चाहिए थी वो नहीं आई। वो क्यों नहीं आई? क्योंकि सोशली फियर है, धार्मिक फियर है। बॉडी चाह रही है सेक्स, दिमाग चाह रहा है कि ये गलत काम है, फिर वो बॉडी, शरीर के अंदर एक अजीब सा कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो रहा है, फिर वो समझ नहीं आ रहा है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। कर तो लिया, अगले दिन सुबह उठ के भगवान से माफी मांग रहे हैं, अपने मन में ग्लानि उत्पन्न कर रहे हैं। ये जो बिना मतलब का दिमाग के अंदर एक कंफ्यूजन है, ये आपको बहुत सारी अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम पैदा करता है। वृषण और उसके आसपास में दर्द का होना, शोथ का होना, पूरे शरीर का सूख जाना। अक्सर जो लोग मस्टरबेशन के एडिक्ट होते हैं, आपने देखा होगा कि वेट लॉस बहुत सीवियर होता है, उसका बहुत बड़ा कारण यही होता है। मस्टरबेशन का एडिक्शन भी एक तरीके का शुक्र के वेग को रोकना है, क्योंकि वो ज्यादा शुक्र के वेग को रोकने की कोशिश करते हैं तो रोक नहीं पाते हैं तो ग्लानि आती है तो शरीर का वेग का वजन कम होता है, मतलब बॉडी आपकी कम हो जाती है। ठीक है। ज्वर का होना, बिना किसी कारण से पूरे शरीर में आपको लगना कि आपको फीवर है, वैसा फीवर नहीं कि जो आपको थर्मामीटर में आए, आपको बॉडी में इंटरनली फील होगा कि यार पूरे शरीर में बुखार सा लगता है, टूटन सी लगती है। इस तरीके के रोग का उत्पन्न होना। मूत्र का अवरोध हो जाना, रीनल डिसऑर्डर पैदा होना, क्योंकि जेंट्स में पीनस जो यूरिनरी सिस्टम है और जो सेक्सुअल सिस्टम है वो दोनों आपस में होते हैं, मेल और फीमेल दोनों में। तो यदि आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर होंगे तो आपको यूरिनरी डिसऑर्डर ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। इसके बाद वृद्धि, शुक्र व शिराओं में शोथ का उत्पन्न हो जाना, किसी भी प्रकार से टेस्टिस के अंदर पानी का भर जाना, वो सारे रोग आपको इस प्रकार की लाइफस्टाइल के कारण हो सकते हैं। और फाइनली नपुंसकता का आ जाना। नपुंसकता, इरेक्शन आएगा ही नहीं। आप लंबे समय तक इस तरीके की गलत लाइफस्टाइल को फॉलो करोगे तो फाइनली जाके आपको इरेक्शन लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है। ये सारी व्याधियां आपको उत्पन्न होती हैं जब आप जबरदस्ती सेक्सुअल डिजायर को रोकते हो। और इसी के साथ में हमारा आधारणीय वेग का चैप्टर खत्म हुआ। फिर से एक कंक्लूड कर देती हूँ। हम आयुर्वेद में 13 प्रकार के आधारणीय वेग बताए गए हैं। वायु यानी कि अपान वायु, मल यानी कि मल ऑब्वियसली मोशन, मूत्र यूरिनरी, छींक का आना, प्यास को रोकना, भूख को रोकना, निद्रा को रोकना, प्रॉपर समय पर अच्छे से नहीं सोना, खांसी को रोकना, लंबे समय तक यदि आपको खांसी है आप उसको इग्नोर कर रहे हो, श्रम जनित श्वास को रोकना यानी कि आपकी बॉडी बहुत ज्यादा एक्सर्शन में जा रही है, जृंभा को रोकना, जमाई बहुत ज्यादा आ रही है लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हो, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हो, उसको ध्यान नहीं दे रहे हो, आंसुओं को रोकना, आपको रोने का मन कर रहा है लेकिन आप रोते नहीं हो, इमोशन को बहुत ही ज्यादा अंदर भर के रखते हो, और फाइनली उपस्थित हुए शुक्र के वेग को रोकना। ये आधारणीय वेग बताए गए हैं। यदि आपकी लाइफ स्टाइल में ये सब है तो आपको बीमारियां होने वाली हैं। मत सोचो कि आपको हार्ट अटैक क्यों आया, आपको बार बार किडनी स्टोन क्यों बन रहे हैं, आपको अपान वायु आपकी क्यों गड़बड़ है, आपको पेट के अंदर क्यों गुल्म हो गया है, वायु क्यों इंटेस्टाइन के अंदर भर गई है, आपको आईबीएस की प्रॉब्लम क्यों है, आपको माइग्रेन क्यों है, आपको सर्वाइकल पेन क्यों हुआ है, आपको लंबर पेन क्यों चालू है, आपको सियाटिका की प्रॉब्लम क्यों हो गई है, आपके घुटने क्यों कमजोर होते जा रहे हैं, उनके बारे में मत सोचो। ये जो मैंने आपको पॉइंट बनाए इनके बारे में सोचो। यदि आपने इन 13 वेगों को सम्यक कर लिया, सम्यक का मतलब होता है सम्यक करना, ना ज्यादा ना कम,
ज्यादा है तो प्रॉब्लम है, कम है तो प्रॉब्लम है, मोशन ज्यादा आ रहे हैं तो प्रॉब्लम है, मोशन नहीं आ रहे तो प्रॉब्लम है। सम्यक होने चाहिए। शुक्र का वेग आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है तो भी प्रॉब्लम है, शुक्र का वेग बिल्कुल नहीं आ रहा है तो भी प्रॉब्लम है। सम्यक होना चाहिए। यदि आपने अपने शरीर में उपस्थित इन 13 वेगों को सम्यक कर लिया और जब वेग उत्पन्न हो तब इनको धारण करना, ना ही नहीं धारण करना, इनको शरीर से निकालना, रिलीज करना, अगर सही समय पर आपने सीख लिया तो आपका फ्यूचर सेट है। ना कोरोना होगा, ना हार्ट अटैक आएगा। सिंपल, आयुर्वेद की गारंटी है इसमें। चलिए, इसी के साथ ये चैप्टर क्लोज होता है। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सवाल है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। मैं इस चैप्टर से रिलेटेड जितने सवाल आपके आएंगे जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड होंगे, उन सभी सवालों को इकट्ठा करके एक वीडियो जरूर बनाऊंगी। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय। ठीक है, मेरा इयररिंग्स गिर गया, कोई बात नहीं, गिर जाने दो। हाँ, आपको इस तरीके से व्यंग